हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि जो इंडियन पॉलिटी की मेरी सीरीज चालू है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी पीएमएन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में काफ़ी एक अच्छा डिस्कशन कर रखा है और एक आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो मैं लक्ष्मीकांत फॉलो करता हूँ या आप लोग भी फॉलो करते हो, क्योंकि अगर प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करना चाहिए, मेरा भी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो उसमें क्या है, स्टोरी फॉर्म में दिया हुआ है। बहुत रेयर है कि मतलब ना आर्टिकल वाइज आपको मिलेगा, आर्टिकल आपको पीछे मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आर्टिकल वाइज भी चीज़ें बता दूँ। ऑलरेडी मैंने कवर तो कर ही दिया है, तो क्यों ना आर्टिकल वाइज जाएं और एक तरह से हमारा रिकैप भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और हमें समझ भी जाएगा कि अच्छा कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है। अगर आप बुक को रेफर कर देंगे इसके साथ में, फिर हो गई बात खत्म, मतलब आपको पूरा समझ में आ गया। तो ये पर्पज़ है मेरा। इसलिए मैंने इससे पहले अगर आप देखोगे, ऑलरेडी मैंने एक इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है यूनियन यूनियन एग्जीक्यूटिव का, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट का, डिप्टी प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, और अभी इसका मैं बना रहा हूँ दैट इज पीएमएन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। चलिए, आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 78 तक मिलेगा आपको इसके अंदर। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। जो वर्ड है ना यहाँ पे, एड एंड एडवाइस, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि जो एड एंड एडवाइस जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 74 में मेंशन है। एंड एड एंड एडवाइस कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं प्रेसिडेंट का। अब अगर आप पूछेंगे कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर पीएम नहीं आता, तो देखिए भाई, जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बड़ा सा सर्कल बनाते हैं ना, तो पीएम भी उसी का पार्ट है। पीएम बल्कि उसका हेड है, पीएम एक्चुअली टॉप पे उसका, बाकी सब लोग उसके सराउंडेड है। अगर पीएम वहां पे नहीं रहेगा तो बाकी लोगों का वैल्यू भी नहीं है वहां पे, समझे आप? तो यहां पे अच्छा एक और बात, क्या आर्टिकल 74 में कैबिनेट का नाम लिखा है क्या? कैसा लिखा है क्या? कैबिनेट एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट? नहीं, कैबिनेट नहीं लिखा है, काउंसिल लिखा है। ठीक है। जबकि हम आर्टिकल जब 352 पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है दैट कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे पीएम प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी, अदरवाइज नहीं कर सकता है। वहां पे कैबिनेट स्पेसिफिकली मेंशन है आर्टिकल नंबर 352 में, वेयर एज यहां पे आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्पेसिफिकली मेंशन है। तो ये बात को आप इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। करेक्ट, वही तो आपको पता है मैंने, पीएम उसका हेड होता है। टू एड एंड एडवाइस किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट बाय सच एडवाइस। बट यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि एक्चुअली इसको ऐड किया गया था आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐड क्या किया था यहाँ पे? प्रेसिडेंट शैल एक्ट बाय द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस अच्छी नहीं लगी तो प्रेसिडेंट और एडवाइस उन्हें रिकंसिडर के लिए बोल सकता है। लेकिन कितनी बार? सिर्फ एक ही बार, सिर्फ एक बार। और दूसरी बार अगर आएगा एडवाइस तो उन्हें मानना पड़ेगा। तो दैट्स वाई दिस एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर एडवाइस नहीं मानेंगे तो ये क्या होगा? इट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज द ओनली ग्राउंड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 61। समझ में आ गई बात आपको? मतलब आर्टिकल 61 भी यहाँ पे अगर ये फॉलो नहीं करेंगे, नहीं मान लिया उन्होंने, तो सीधा इसके बाद इवोक होगा आर्टिकल 61। ठीक है। तो ऐसे हमारी इंडियन पॉलिटी कनेक्टेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जो एडवाइस उनको यहाँ पे दी जा रही है, जो भी एडवाइस उनको दी जा रही है अंडर आर्टिकल 74, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस दे रहे हैं, क्या कोर्ट उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। कोर्ट उसके ऊपर दूर दूर तक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा भाई, ये बात दिमाग में रखिए। ये सब चीजें ही हमें यही देखिए, जो आपको मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया वही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको भी पता है कि एडवाइस मिलती है एंड ऑल, लेकिन क्या उसको इंक्वायर किया जाता है? इंक्वायरी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनी कोर्ट? तो कोई कोर्ट उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठा सकता। तो 74 से हमें क्या समझ में आता है? 74 से हमें समझ में आता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो पीएम और काउंसिल के एडवाइस पे करेगा। लेकिन अगर उसे एडवाइस अच्छी नहीं लगी तो एक बार उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और ये लाइन कब ऐड की गई थी? 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड की गई थी। और उसके बाद क्या होगा? अगर नहीं, फिर भी प्रेसिडेंट बोलता नहीं मानूंगा, तो क्या होगा? इंपीचमेंट हो सकता है, बिकॉज वो ग्राउंड बनेगा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। अगर अच्छा उसके बाद भी, अब फिर तो मानना ही पड़ेगा, बेसिकली बाइंडिंग हो जाता है वो। और क्या उन जो एडवाइस उनको मिली है, क्या उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है? कोई कोर्ट उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर कोई भी कोर्ट कहीं का भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 74 मेरे हिसाब से मैंने अपने साइड से पूरा समझाया आपको। चलिए आर्टिकल 75 पे चलते हैं अभी। आर्टिकल 75 पे अदर प्रोविजन एज अ मिनिस्टर, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है पीएम के बारे में। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि 75 किसके बारे में बात करता है, तो देखिए 75 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन सबसे पहले पीएम की अपॉइंटमेंट होती है, और जितने भी अदर मिनिस्टर्स है जो काउंसिल के मिनिस्टर है उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन किसके एडवाइस पे? पीएम के एडवाइस पे। पीएम बोलता है चलो मैं इनका नाम रिकमेंड कर रहा हूं, इसको शपथ दिलाओ, ठीक है, इसको रेलवे मिनिस्टर बनाओ, एंड सो ऑन, जो उसको देना है करेगा वो। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। तो वही तो बोला था, पीएम से 74 आपने पढ़ा ना, पीएम हेड है, तो 75 उसके बारे में ही बात कर रहा है कि पीएम जिसका नाम आगे भेजेगा उसका नाम प्रेसिडेंट शपथ दिला देगा उसको। यहां पे प्रेसिडेंट का अपने खुद की मर्जी है क्या? अगेन आपसे पूछ रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करता है। अरे प्रेसिडेंट क्यों अपनी मर्जी से चूज करेगा भाई? प्रेसिडेंट का कौन सा हक चलेगा वहां पे? गवर्नमेंट तो पीएम ने बनानी है, तो पीएम एडवाइस करेगा ना, करेक्ट। तो पीएम एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलाएगा, और यहां पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अब सबसे बड़ी बात ये वाला ऐड किया गया था यहां पे 91st अमेंडमेंट के बाद। देखिए पहले क्या होता था, पहले ना पार्टीज में लीडर्स को, राजनेताओं को ना अट्रैक्ट करने के लिए, अरे भैया हमारे पास आज आप कोई मिनिस्टर दे देंगे, वो मिनिस्टर दे देंगे, तो ये लोग क्या करते थे, दुनिया भर की मिनिस्ट्री बनाते थे, दुनिया भर की मिनिस्ट्री बनाते थे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लो सबको, चलो आप भी आ जाओ, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो उनका ग्रुप होता था ना, 100-150 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके घूम रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो बोला कि यार इस तरह तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा गवर्नमेंट का, बहुत खर्चा उठ रहा है, तो एक काम करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी? मैक्सिमम 15% होगी उस हाउस के, दैट इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब 15% इज लिमिट। जैसे अभी इस टाइम पे लोकसभा का कितना सीट 543 है, इसका 15%, ठीक है, तो इसका 15% कितना होगा भाई? 54 + 27 कर लीजिए आप एक तरह से, 55 + 27 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो जो आपको आंसर मिलेगा वही होगा उसका, ओके, या 55 या 28 जो करना है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके। अराउंड कितना आएगा, कर ही लेते हैं यार, 55 + 27 कर लेते हैं, 82, ठीक है, 82 इज ए मैक्सिमम, ओके, मैथ वीक हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसका 82 हाईएस्ट होगा, 82 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, ये यहाँ पे 91st अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, ओके। अब एक और बात, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे और ऐड की गई कि जो भी मिनिस्टर 10th शेड्यूल के हिसाब से डिस्क्वालीफाई घोषित हो चुका है। 10th शेड्यूल यहाँ पे बात करता है एंटी डिफेक्शन के लिए, अगर आपने पार्टी छोड़ दी आपकी वॉलेंटरली, मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो है देख सकते हैं आप उसके ऊपर, मेरा 10th शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन के ऊपर। देखिए क्या होता है इसके अंदर कि अगर आप किसी पार्टी से हैं, अगर अपने पार्टी के डायरेक्शन नहीं माने, पार्टी के विप नहीं माना, विप होता है एक तरह से पार्टी का प्रोटोकॉल एंड एवरीथिंग, तो आपने नहीं माना तो आप ऑफकोर्स रिजाइन करेंगे, ओके। या फिर आपने पार्टी के अगेंस्ट गए आप, जैसे आप कोई पर्टिकुलर बिल है, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा अलग टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं चाहता हूँ, तो अगर आप उस हिसाब से नहीं मान पा रहे हैं तो भी आप रिजाइन कर देंगे। या वॉलेंटरी आपने बोला कि यार मैं पार्टी के हिसाब से नहीं चल पा रहा हूँ, तो भी रिजाइन करेंगे, तो आपको डिफेक्शन माना जाएगा। तो जो भी पर्सन डिफेक्ट हो चुका है उसको फर्दर किसी भी टाइप की मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी, सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है। ऐसा नहीं कि उसको हमने मिनिस्ट्री में रख लिया है, मतलब एक्स्ट्रा उसको हमने बैठा के रखा हुआ है मिनिस्ट्री के अंदर, नहीं, हमने उसको डिफेक्ट कर दिया एज ए एमपी के पद से वो बाहर हो चुका है, तो वो मिनिस्ट्री भी नहीं ले सकता, सिंपल सी बात ये बोली जा रही है अंडर द 10th शेड्यूल। ये बात आप इतना समझिए, ये सब अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है, ये सब चीज़ें जो 1A 1B ये सब अमेंडमेंट है उसके अंदर, आर्टिकल 75 के पार्टी है सब, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, जितने भी मिनिस्टर हो किसके प्लेजर पे काम करते हैं भाई? प्रेसिडेंट। यहां तक कि पीएम भी इनके प्लेजर पे काम करता है, लेकिन क्या इनका प्लेजर है क्या इनका प्लेजर इतनी अपनी मर्जी है क्या? नहीं। जब तक पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी में है, सरकार उनकी मेजोरिटी में चल रही है, तब तक इनका प्लेजर की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी मेजोरिटी गिरी या कोलिशन टूटा, जैसे अभी का गवर्नमेंट है, कोलिशन अगर टूट गया तो सीधा बोलेंगे चलो रिजाइन दो अभी। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है, इधर कहीं नहीं लिखा है। अब आर्टिकल क्यों पढ़वा रहा हूं आपको मैं? आर्टिकल इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि हमें बारीकियों से समझना है। क्या यहाँ पे कहीं लिखा है कि प्लेजर के बाद अगर पीएम की मेजोरिटी नहीं रही तो पीएम को रिजाइन देना पड़ेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा? कहीं लिखा है? यहाँ पे नहीं लिखा है। प्लेजर का मतलब ये है कि अगर नहीं होगा तो रिजाइन दिलवा देंगे ये, लेकिन लिखा नहीं है कहीं पे। इसका मतलब वो कन्वेंशन फॉलो किया जाता है,
समझे आप? इट्स अ कन्वेंशन कि अगर आप मेजोरिटी में नहीं है तो आपको रिजाइन दिया जाएगा, बट एज सच देयर इज नो सच स्टेटमेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बताने का मतलब यही है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन सीधा उठा के लाया हूं आपके सामने, आर्टिकल्स उठा के लाया हूं सीधा फ्रॉम द बेयर एक्ट। चलिए अगला, बिफोर द मिनिस्टर, अच्छा ओथ एंड सेक्रेसी जो है इनका एक प्रेसिडेंट के सामने लेंगे, यही बोलने का मतलब है यहाँ पे कि आप अगर ऑफिस में घुसने से पहले पीएम हो या मिनिस्टर हो, अपना ओथ किसके सामने लेंगे? इनके सामने लेंगे, अपने प्रेसिडेंट के सामने। अच्छा एक और वर्ड, सॉरी ये मिस हो रहा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया वर्ड है भाई, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पे है, किसके लिए है? देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टू द हाउस ऑफ द पीपल। लोगों को लगता है, अभी चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, लोगों को लगता है कि पीएम अगर राज्यसभा से हो गया तो राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नहीं भैया, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस ऑफ द पीपल के लिए रहेगी, लोकसभा के लिए रहेगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 75 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? समझे आप बात? जो हम लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि पीएम अगर राज्यसभा से है तो राज्यसभा के लिए वो है, रिस्पॉन्सिबल है। भाई राज्यसभा में वोट कर सकता है वो, लेकिन उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा में है, सरकार लोकसभा से चलाई जाती है, टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एज अ ग्रुप जो भी अगर कुछ होगा तो दे मतलब एक स्विम टुगेदर एंड सिंग टुगेदर, एक लाइन है, तैरेंगे भी सनम साथ में और डूबेंगे भी सनम साथ में, यही बात है। ठीक है, स्विम टुगेदर एंड सिंग टुगेदर मतलब तैरेंगे भी साथ में, डूबेंगे भी साथ में। हम होते ना दोस्त, बोले चलो कुछ जो होगा देख लेंगे, तो काइंड ऑफ थिंग। चलिए ओके, तो आर्टिकल 75 होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा और भी है, हाँ एक बहुत बड़ी बात है, चलो यार बताना बहुत ज़रूरी है ये भी। देखिए अभी ये जब स्टोरी के फॉर्म में हम पढ़ाते हैं ना तो सब चीज़ें कवर हो जाती है, लेकिन अभी आर्टिकल के फॉर्म में चल रहा है यहाँ पे, तब देखते हैं यहाँ पे कोई भी पर्सन, अब देखिए मैं भी हूँ आप भी हैं, अगर हमारी एज 25 वो है 25 ईयर प्लस है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन के लिए हमें 25 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर, ठीक है, और पंचायत का 21 साल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे पीएम बन सकता है, मैं भी चाहूँ तो पीएम बन सकता हूँ, वैसे अभी नहीं हुआ हूँ मैं 30 प्लस, तो 25 प्लस तो हूँ, आप भी अगर हैं तो आप भी बन सकते हैं। पॉइंट क्या है, हमें एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, अगर हम एज अ एमपी अगर इलेक्ट नहीं हो पाए हैं, हम लोकसभा में अगर जीत नहीं दर्ज की है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो हमको राज्यसभा से ऑफकोर्स एंट्री दी जाएगी। और आप बोलोगे कि भाई ऐसे कैसे राज्यसभा से पीएम बनते हैं? अरे 3 ऐसे पीएम है जो राज्यसभा से बने हुए हैं, या मिनिस्टर तो दुनिया भर के हैं जो राज्यसभा के थ्रू एंट्री लेते हैं। नहीं जीत पाते तो क्या करेंगे? एंट्री दिलाई जाती है। आपको पता ही है ना, 12 सीट हमने उन्होंने नॉमिनेटेड रखी हुई है, तो नॉमिनेटेड कौन करवाता है? वो गवर्नमेंट ही तो करवाती है, मतलब बेसिकली पीएम काउंसिल मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं भैया इनको नॉमिनेट कर दीजिए, ठीक है। उसके अंदर एक ग्राउंड है, उसके अंदर लिखा हुआ है ना दुनिया भर के जो कंडीशन लिखी हुई है, साइंस आर्ट्स एंड यहाँ या क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, तो उसमें एक पब्लिक भी तो है, पब्लिक एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, तो वही उसके अंदर उसको एंट्री करा देते हैं नॉमिनेट करके। ओके तो चलिए यहाँ पे बात करता हूँ, मैं भटक जाऊंगा नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बताने लगूंगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे पीएम या मिनिस्टर बन सकता है, बाकायदा उसे 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो मेंबरशिप कैसे दिलाई जाती है? 2 तरीके मेंबरशिप दिलाने के लिए, या तो उसे उसकी राज्यसभा से एंट्री करवा दे, या फिर अपने किसी प्यारे मिनिस्टर को बोले भैया तुम अपनी जगह से रिजाइन कर दो ना, वहां से हम बाईपोल कराएंगे। अभी बाईपोल मतलब वहां से री इलेक्शन कराया जाएगा, और वही जब उसी जगह से कराया जाता है मेनली जहां पे उस पर्टिकुलर पार्टी का गढ़ हो मतलब हब हो, वहां से तो वहां से जितवा देते हैं, फिर वो लोग जितवा देते हैं, मतलब जनता भी उतना, तो वो एक तरह से थोड़ा मिली जुली चाल होती हो जाता है, मैनेज हो जाता है, दे मैनेज इट, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट हाँ ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी है, ये यहाँ पे बोलने का मतलब है। सैलरी और अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करता। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, जब भी मैं सैलरी अलाउंस की बात करता हूँ हर बार बोलता हूँ कि पार्लियामेंट डिसाइड करिए। इकलौता पर्सन यहाँ पे है जिसकी सैलरी और अलाउंसेस और रिमोमरेशंस एमोलमेंट सब कुछ डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, उसका नाम है अटॉर्नी जनरल। उसके ऊपर भी बात करेंगे, चलो सामने ही है मेरे वो, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। ही इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। कौन है भाई ये? इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। कौन है भाई? हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। देखिए अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना तो वहां पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है
कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। अब तुम्हारा काम है भाई सर्च करके बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या क्या काबिलियत है, क्या काबिलियत है भाई। पहला है भाई आप 5 साल अपने हाईकोर्ट के जज रहे होने चाहिए, या 10 साल आप हाईकोर्ट के एडवोकेट रहे होने चाहिए, या प्रेसिडेंट के उस हिसाब से प्रेसिडेंट की नज़र में प्रेसिडेंट की आपकी ऐसी नज़र है कि भाई आप एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं, बहुत प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं, तो आपको भी बना दिया जाएगा भाई। मतलब वैसी नज़र होनी चाहिए कि मतलब आप वैसे काबिलियत होने चाहिए कि आपको बनाने लायक हो। ठीक है, तो 3 कंडीशन दे रखी है, 5 साल हाईकोर्ट का जज, 10 साल एडवोकेट हाईकोर्ट का, या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट, नामी। ठीक है, चलिए। इट्स इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स। देखिए, तो कभी कभी बच्चों को क्या लगता है, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे, तो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट को दे रहा है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा है ना भैया। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। ओके, एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर, जो उसको टाइम टू टाइम पे रेफर किया जाएगा, जो उसको रेफर करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट रेफर करेगा। जो उसको बोला जाएगा वो काम करेगा, लीगल नेचर के रहेंगे। ही इज द हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ आवर कंट्री, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट। हर एक कोर्ट में ऑडियंस हो सकता है, हर एक कोर्ट में जाके प्रेजेंट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। ठीक है, कभी कभी तो बच्चे ये बोलते हैं, अच्छा सारे सुप्रीम कोर्ट में, अरे एक ही सुप्रीम कोर्ट है भाई, एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर का नहीं है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने कोर्ट हैं, सब जगह जाके अटेंडेंस या ऑडियंस पीछे जाके बैठ सकता है, चलो देखता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकता है वेन एवर रिक्वायर्ड, वेन एवर ही इज टोल्ड टू डू सो। लिखा है ना यहाँ पे, जब भी उसको रेफर किया जाएगा, कन्फर किया जाएगा, उस टाइम पे जाके चुपचाप से भाई मतलब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और कहाँ पे? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करता है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ही उसके रिमोमरेशन सेट करते हैं। देखिए अभी आपने वही बताया ना मैंने, प्रेसिडेंट ही काम करता है। एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है भाई। लोगों को लगता है फुल टाइम एम्प्लॉय है, नहीं भाई, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है। कहीं लिखा है इधर फुल टाइम एम्प्लॉय, इधर कहीं लिखा है फुल टाइम एम्प्लॉय? कहीं नहीं लिखा। सो ही इज नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय। ओके, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ही हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सिंपल सी बात है। और एक और बात आगे हम पढ़ेंगे, वैसे इनको जितने भी अपने दोनों हाउस है, इसके अंदर वो बोल सकते हैं, ऑडियंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर इनको किसी कमेटी का मेंबर बनाया है तो उस मेंबर में हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, वहां पे वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों वोटिंग नहीं कर सकते? क्योंकि वहां के मेंबर नहीं है वो। ठीक है, इनको जितनी प्रिविलेजेस मिलती हैं एक एमपी को, वो सारी प्रिविलेजेस इनको मिलती हैं अंडर आर्टिकल नंबर 105। समझे आप? सारी प्रिविलेजेस इनको मिलती हैं भाई। ठीक है, चलिए अभी प्रिविलेजेस अगर आपको देखना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, वो भी है। फालतू में प्रचार कर रहा हूँ अपना, बट क्या करूँ, ये सब पढ़ाया है मैंने तो बोलूँगा ही ना कि देखने के लिए। चलिए, ये तो बुक में पढ़ लीजिए यार, ऐसा कुछ नहीं है, बुक में भी काफ़ी डिटेल में गिवन है। अगर रेफर करना चाहे तो मेरा वीडियो रेफर करिए, किसी का भी करिए, लेकिन पढ़िए यार। ठीक है, चलिए आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा, कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी बात, all the executive actions of the government of India are expressed to be taken in the name of president. Same article number 53 में ऐसे लिखा हुआ है, all the executive actions are done by the president. ठीक है, डायरेक्टली और एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। आज ही पढ़ाया मैंने, खुद से कर सकता है या फिर कोई ऑफिसर सबऑर्डिनेट हो इनके, वो ले सकता है डिसीजन। मतलब डिसीजन क्या, काम करेगा चुपचाप से। तो ये आर्टिकल 53 में भी लिखा हुआ है, मोर और लेस सेम लाइन है। जितने भी ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट होंगे किसके नाम पे पास होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे पास होंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट मुझे याद है सीडीएस के 2017 के पेपर में ऐसे ही पूछा हुआ है, सीधा उठा के दे दिया था। अब मुझे क्यों याद है? बिकॉज मैंने 2017 का सीडीएस का पेपर दिया है एंड दैट आई हैव क्लियर्ड, इसलिए मुझे पता है कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला स्टेटमेंट ऐसे उठा के दे दिया था। ठीक है, ऑल द प्रेसिडेंट मेक ऑल द रूल्स एंड कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकेशन अमॉन्ग द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिजनेस। कहने का मतलब है कि किस तरीके से वहाँ पे ना डिपार्टमेंट कैसे वर्क करेगा, कैसे गवर्नमेंट फंक्शनिंग करेगी, ये सब के बारे में प्रेसिडेंट बताएगा उनको, प्रेसिडेंट वही रूल सेट करेगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, आपको बता दो प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है, सब गवर्नमेंट ही करती है। ओके, प्रेसिडेंट बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलो, सिंपल सी बातें हैं। चलिए आगे, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। क्या है भाई? इट इज अ ड्यूटी ऑफ पीएम। क्या ड्यूटी है भाई? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ बोले कि भैया हमको पीएम से प्रेसिडेंट से बतियाना है, अच्छा क्या बतियाना है, लिख के दो।
all the decision of the council of ministers related to the administration of the affair of the union and proposal for the legislation, कुछ भी है बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मैसेज कन्वे करना है, किसके थ्रू कन्वे करेंगे, तो पीएम क्या है, उनका मीडिएटर है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा, पीएम पहुंचाएगा कहां पे, प्रेसिडेंट के पास। क्या प्रेसिडेंट खुद से नहीं मांग सकता, प्रेसिडेंट खुद से भी मांग सकता है, भैया हमें इसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए दो, हाँ भाई लो, ऐसी बात है। To furnish such information related to the administration of the affair of the union and proposal for the legislation as the president may call for, प्रेसिडेंट भी अगर बुलाएंगे तो आपको देना पड़ेगा वो सारी इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं अभी, देखिए यही सब तो हम डिटेल में कहानी के फॉर्म में लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर बोलते कहाँ लिखा हुआ है, तो आर्टिकल भी साथ में रखो यार, आर्टिकल रखोगे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। If the president so require to submit for the consideration of the council of minister any matter on which decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council, वो सब कुछ मंगवा सकता है। तो कहने का मतलब है प्रेसिडेंट को पूरा राइट है, प्रेसिडेंट जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएम के थ्रू वो मंगवा सकता है, और पीएम की ड्यूटी बनती है कि उसको फर्निश करे, उसको लाके दे, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 78 है, ड्यूटी ऑफ पीएम की एज ए कम्युनिकेशन चैनल बना के रखता है, ठीक है। चलिए आगे अदर इन्फो क्या है भाई, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। पीएम एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क टू द वेरियस मिनिस्ट्री एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ऑफ कोर्स वही बताया ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं प्रेसिडेंट बनाएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे इनको बांटी जाती है ड्यूटीज। अभी तो पढ़ा था हमने, कहाँ गया वो, देखिए ये 3 वाला पढ़ा ना हमने, उसी के हिसाब से, ठीक है। चलिए अच्छा ज़्यादा नीचे आ गया, यहाँ पे अब अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल के हिसाब से एक और बंदा होता है जिसका नाम है एडवोकेट जनरल, उसके जैसा ही होता है लेकिन स्टेट लेवल पे काम करता है, उसके ऊपर बाद में कभी डिस्कशन करेंगे, अभी उसके ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अटॉर्नी जनरल असिस्ट किया जाता है सॉलिसिटर जनरल द्वारा और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, लेकिन क्या सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या, नहीं, कोई भी, यहाँ पे सिर्फ एजी मतलब अटॉर्नी जनरल इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, देखा ना आपने आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, कहीं सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात हुई, कहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात हुई, ये सब उनके सेकंड हैंड कमांड है, सब उनको हेल्प करने में लगे हैं, लेकिन एजी के बारे में इकलौती बात यहाँ पे की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल को बोला जाता है ही इज द सेकंड इन द कमांड आफ्टर द एजी मतलब अटॉर्नी जनरल, एजी ओजी मत करने लगना। चलो अब बात करते हैं कौन से, देखिए अभी यहाँ पे एक और बात, कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम इसके साथ है, और एक छोटी सी बॉडी है इसके अंदर है कैबिनेट, ये वाली है कैबिनेट छोटी वाली बॉडी, और पीएम दोनों का पार्ट है वैसे सही बताऊं तो पीएम इज द हेड ऑफ। अभी देखिए कैबिनेट के बाहर से कोई आएगा क्या, नहीं, इन्हीं में से, जैसे यहाँ पे 100 लोग हैं, इनमें से 15 लोग यहाँ, 100 कहाँ रहेंगे रे भाई, 80 रहेंगे ना, 82 ज़्यादा, 82 मैक्सिमम है ना यहाँ पे काउंसिल, 100 बोल रहा हूँ मैं भी, तो 15 यहाँ पे समझ लो, 15 से 20 जितना डिपेंड करता है पीएम कितने लोग अपने हाई रैंक पे रखना चाहता है। तो कैबिनेट रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर ऑफ द हायर रैंक। लेकिन क्या रैंकिंग दी है क्या हमारे किताब में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भाई रैंकिंग क्या है, तो ऐसे कोई रैंकिंग की बात नहीं की गई है, ठीक है, पीएम के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल्दो कैबिनेट मिनिस्टर आर द हायर रैंक, ओके। अब यहाँ पे इट्स कॉल्ड व्हील विद इन द व्हील, वही बताया ना, 2 व्हील तो बनाए थे आपके सामने कि एक बड़ी व्हील है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन अब कोई बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन अगर कन्वे करना है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो आप, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स को आप अपनी न्यूज़ में सुनते होंगे जो पॉडकास्ट पे आजकल आने लगे हैं, ओके, जैसे जयशंकर जी हो गए, ओके, अपने नितिन गडकरी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, अपने सीतारमन जी हो गई, ओके, निर्मला सीतारमन जी हो गई, तो ये सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जिनके पास बड़ी बड़ी पोर्टफोलियोज हैं। वो आपको क्या लगता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट तो है ही, लेकिन वो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं, हायर रैंक के मिनिस्टर है, सॉरी, और वो कैबिनेट का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैटेगरी दी है मिनिस्टर्स की, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे जो कैटेगरी ये दी है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या हमने आर्टिकल 74 से लेकर 78 में इन लोगों का नाम पढ़ा क्या भैया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, कुछ पढ़ा हमने, कहीं नहीं पढ़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में नहीं दिया है, ये पीएम अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे एक रैंकिंग बना के रखी है कि जितने भी भाई मिनिस्टर उनके हिसाब से, उनकी रैंकिंग के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बांट के रखा है, ठीक है। दिस इज नॉट गिवन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिमाग में रखिए कि मिनिस्टर की जो कैटेगरी है वो पीएम अपने हिसाब से कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक मिनिस्टर के बारे में बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74 में दे रखा है जो एड एंड एडवाइस करेंगे, और आर्टिकल 75 में दे रखा है अपॉइंटमेंट करेंगे, और साथ ही साथ आर्टिकल 352 में दे रखा है कैबिनेट, और कैबिनेट वर्ड जोड़ा कब गया था, 44th अमेंडमेंट के बाद। कितनी बार बता चुका हूं, प्लीज सब इनकलकेट करिए और लिंक करिए चीजों को।
तो ये बात है यहाँ पे। तो फुल आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा PYQ का भी सीरीज चालू है, तो उसके साथ भी बने रहिए, वो भी आपके लिए ला रहा हूँ मैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 15 से 20 साल के कुछ जो PYQs हैं CDS के, CAPF के, NDA की, वो भी जल्दी कवर करूँगा आपके साथ। तो टारगेट तो है कि पूरा मई में पूरा अप्रैल में, फरवरी में ही खत्म करो, लेकिन देखते हैं कितना मैं अटेम्प्ट कर पाता हूँ। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।